पंचायती राज नाम तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसके पीछे जो संविधान का ताना बाना है वो काफी पेचीदा है। और उस ताने बाने की जड़ है अनुच्छेद 243, जो ए से लेकर ओ तक एक पूरी अल्फाबेट की तरह हमारे सामने आता है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए ये ए टू ओ की लिस्ट किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। एग्जाम में ये याद करना कि ए में क्या था और जी में क्या सिर चकरा जाता है ना, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी भूल भुलैया को एक सीधे साधे नक्शे में बदलने वाले हैं। हम इन सारे क्लॉजेस को रटेंगे नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसा लॉजिकल सफर जो आपको ए से ओ तक आसानी से ले जाएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं पहले अक्षर ए के साथ। अच्छा, जरा सोचिए, अगर हमें बिल्कुल जीरो से कोई सरकार बनानी हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? लोग, फिर उन लोगों की एक संस्था, और फिर उस संस्था का एक ढांचा। बस हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है, अनुच्छेद 243 के पहले 3 अक्षरों से। तो सबसे पहला और लॉजिकल कदम क्या है? लोगों को इकट्ठा करना। और यहीं से आता है हमारा पहला कीवर्ड, ए से असेंबली यानी सभा। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा की बात करता है। ये लोकतंत्र की सबसे पहली, सबसे जमीनी तस्वीर है। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे क्लियर करना जरूरी है। अक्सर लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ग्राम सभा मतलब गांव के सारे वोटर्स, ये गांव की अपनी संसद है। और ग्राम पंचायत वो उस संसद में से चुनी हुई एक छोटी सी टीम है जो असल में रोजमर्रा का काम करती है। ठीक है, तो हमारी असेंबली यानी सभा तो बन गई। अब अगला कदम क्या होगा? उस सभा में से काम करने के लिए एक संस्था बनानी पड़ेगी। उसे बनाना होगा यानी बिल्ड करना होगा। तो हमारा अगला कीवर्ड है बी से बिल्ड। अनुच्छेद 243 बी इसी ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। तो सभा बन गई, एक संस्था बनाने का फैसला भी हो गया, लेकिन वो दिखेगी कैसी? उसका ढांचा, उसका नक्शा कैसा होगा? ये हमें ले जाता है सी पर। सी से कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना। अनुच्छेद 243 सी पंचायत के पूरे ब्लूप्रिंट को तय करता है कि ये 3 टियर सिस्टम होगा या 2 टियर, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, ये सब कुछ। तो ए, बी और सी ने मिलकर पंचायत की नींव डाल दी, ढांचा तैयार है। पर अब सवाल ये है कि इस ढांचे को चलाएगा कौन और किन उसूलों पर? अब हम बात करेंगे प्रतिनिधित्व, कार्यकाल और कौन सदस्य बन सकता है और कौन नहीं, इसकी। अनुच्छेद 243 डी को याद रखने के लिए एक बहुत पुरानी ट्रिक बताई जाती है, डी से दया। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये तरीका न सिर्फ गलत है बल्कि अपमानजनक भी है। और यहीं हमें एक बहुत बुनियादी बात समझनी है। आरक्षण कोई दया, कोई चैरिटी या भीख नहीं है। ये उन लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने का एक जरिया है जिन्हें सदियों से इससे दूर रखा गया। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए उस पुराने शब्द को भूल जाइए और एक बेहतर शब्द याद रखिए, डी से डाइवर्सिटी यानी विविधता। संविधान का मकसद ही यही है कि सत्ता में हर तबके की आवाज हो। यह अनुच्छेद महिलाओं और SC/ST समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, ताकि हमारा लोकतंत्र असल में सबका बन सके। ठीक है, तो डाइवर्सिटी भी पक्की हो गई, पर यह पंचायत काम कब तक करेगी? इसका जवाब है अनुच्छेद 243 ई में। और इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। ई को ईयर की तरह सोचिए, जो सुनने में ईयर जैसा लगता है, और ईयर का मतलब साल। ये अनुच्छेद पंचायतों के 5 साल के पक्के कार्यकाल की बात करता है। लेकिन क्या हो अगर कोई सदस्य चुने जाने के बाद पद के लायक न रहे या अयोग्य हो जाए? उसके लिए है अनुच्छेद 243 एफ। और ट्रिक शायद सबसे आसान है, एफ से फेल। जो सदस्य तय शर्तों को पूरा करने में फेल हो जाता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। चलिए, तो अब तक हमारी पंचायत का ढांचा तैयार है, सदस्य चुन लिए गए हैं और उनका कार्यकाल भी तय हो गया है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये पंचायत करेगी क्या? इसके पास असल में ताकत और पैसा कहाँ से आएगा? अब हम पंचायती राज की आत्मा तक पहुंच रहे हैं, और ये हमें लाता है अनुच्छेद 243 जी पर। हमारी ट्रिक है जी से जीनियस। सोचिए, अगर आपको किसी संस्था को जीनियस बनाना है, उसे असरदार बनाना है, तो उसे शक्तियां तो देनी ही पड़ेंगी, है ना? ये अनुच्छेद ही असल में पावर को ऊपर से नीचे तक लाता है। ये अनुच्छेद संविधान की 11वीं अनुसूची को जिंदा करता है, जिसमें 29 विषय हैं,
और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये वो चीजें हैं जो गांव की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं, जैसे पीने का पानी, सड़कें, घर, सेहत और सफाई। ये शक्ति अब गांव के अपने हाथ में है। लेकिन बिना पैसे की शक्ति खोखली होती है। पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब अगले 2 अनुच्छेदों के जोड़ी में है, एच और आई। एच से याद रखिए हाई टैक्स, मतलब पंचायतों को कुछ लोकल टैक्स लगाने की शक्ति, और आई से इनकम, जिसके तहत हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है जो ये तय करता है कि राज्य की इनकम का कितना हिस्सा पंचायतों को मिलेगा। तो पंचायत के पास शक्ति आ गई, पैसा भी आ गया। अब जब पैसा खर्च होगा तो उसका हिसाब किताब भी तो रखना होगा ना। यहीं आता है अनुच्छेद 243 जे, और ट्रिक है जे से जांच। ये पंचायतों के खातों का ऑडिट यानी जांच का प्रावधान करता है ताकि सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स पारदर्शी रहें। बहुत बढ़िया। अब हमारी पंचायत काम कर रही है, उसके पास पैसा है और हिसाब किताब भी हो रहा है। पर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चुनाव से। अब हम उन आखिरी क्लॉजेस पर नजर डालेंगे जो इस पूरे सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। अनुच्छेद 243 के को याद रखने के लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है। क्रिकेट टीम किंग्स 11 को याद कीजिए। के से किंग्स और 11 सुनने में इलेक्शन जैसा लगता है ना, तो के हो गया इलेक्शन के लिए। ये अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए एक आज़ाद राज्य चुनाव आयोग बनाने की बात करता है। अब सवाल उठता है कि ये कानून कहाँ कहाँ लागू होगा। यहाँ भी एक लॉजिकल जोड़ी है, एल और एम। एल से लागू यानी ये कानून यूनियन टेरिटरीज पर लागू होगा, और एम से मना, मतलब ये कानून कुछ खास आदिवासी इलाकों पर लागू नहीं होगा ताकि उनकी अपनी संस्कृति और व्यवस्था की रक्षा हो सके। इसके बाद 2 छोटे लेकिन जरूरी अनुच्छेद हैं। एन से निरंतर, जो ये कहता है कि पुराने कानून 1 साल तक चलते रहेंगे ताकि सिस्टम में कोई गैप ना आए। और फिर आता है ओ से ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति। ये अनुच्छेद कहता है कि पंचायतों के चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतें दखल नहीं दे सकती ताकि चुनावी प्रक्रिया लंबे लंबे केस में न फंस जाए। तो ये था ए से लेकर ओ तक का हमारा पूरा सफर, एक विचार से शुरू होकर एक पूरी स्थानीय सरकार बनाने तक की कहानी। चलिए एक बार पूरी कहानी को फिर से फटाफट दोहराते हैं। हमने ए से असेंबली बुलाई, बी से पंचायत बिल्ड की, सी से उसका कंस्ट्रक्शन तय किया, डी से डाइवर्सिटी को पक्का किया, ई से उसका ईयर यानी कार्यकाल तय किया, और एफ से फेल होने वालों के लिए नियम बनाए। फिर जी से उसे जीनियस बनाने के लिए शक्तियां दी, एच से टैक्स और आई से इनकम का इंतजाम किया, और जे से उसकी जांच करवाई, के में किंग्स 11 से इलेक्शन करवाया, एल में कानून को लागू किया, एम में कुछ जगह मना किया, एन से निरंतरता बनाए रखी, और ओ में अदालती ऑब्जेक्शन पर रोक लगा दी। इन कीवर्ड्स के जरिए ये जटिल ढांचा एक लॉजिकल कहानी में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हमने देखा कि अनुच्छेद एच और आई पंचायतों को पैसे के मामले में अधिकार देते हैं, पर जमीनी हकीकत ये है कि वो आज भी पैसों के लिए काफी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। तो क्या स्थानीय स्वशासन का ये संवैधानिक वादा जमीन पर अभी भी अधूरा है?